कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमाया ने मंदिर का काम निपटाया और कमरे में जाने लगी जब वीर से टकराते हुए बचे। वीर जल्दी में था शायद। अमाया ने साड़ी पहन रखी थी जिसकी वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई। वीर समझ नहीं पाया सामने कौन है क्योंकि अमाया ने साड़ी पहनी हुई थी। वह उसे उठाने लगा। अवारा के भीगे हुए बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वीर ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अमारा धीरे से उठ गई और अपने हाथ झाड़ने लगी। वीर तो बिना पल के झपकाए उसे ही देखता रहा। आज अमारा कितनी सुंदर लग रही थी, खुले हुए भीगे बाल और साड़ी। वो खोया हुआ से उसे देखने लगा। अमार ने जब वीर को ऐसा करते हुए देखा तो वो झेप गई। माफ कीजिएगा, हमने देखा नहीं। अमार ने नजरें झुकाए हुए कहा। हाँ। वीर की जैसे तंद्रा टूटी। अमारा ये बोलकर चुल गई। वीर उसे अभी भी देख ही रहा था। जब आहान भी उधर से ही आ रहा था तो उसने देख लिया था वीर को ये करते हुए। इतनी ध्यान से देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लड़की शर्माएगी ही। आहान उसके पास आता हुआ बोला। वीर ने उधर से ध्यान हटा दिया। तुम ज्यादा मत सोचो, नीचे मासी ने बुलाया है तो चलो पूजा करनी है। वीर नीचे उतरता हुआ बोला। बात बदल दी, लेकिन मुझे क्या, मैंने तो देखा सब कुछ। वह बोलता हुआ नीचे आ रहा था जब उसकी नजर चित्रलेखा पर पड़ी। चित्रलेखा ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने गले में सुंदर सा पर्ल नेकलेस डाला हुआ था। वो सच में राजकुमारी लग रही थी। राज पुरोहित आ चुके थे, लेकिन चित्रलेखा कान्हा जी और राधा रानी का स्नान नहीं करवा पाई थी, इसलिए देरी हो रही थी। अमारा अपने कमरे में आ गई। वो थोड़ा घबरा गई थी वीर को देखकर, क्योंकि वीर बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वीर के सामने आते ही अमारा को अजीब सा महसूस होता था। ऐसा नहीं था कि उसका देखना गलत लगता था उसे, लेकिन वीर की आंखों में उसे अजीब सा नशा महसूस होता था। अमारा ऊपर आई। उसने हल्का सा कुमकुम का टीका लगाया और बालों को कंघी किया। काजल लगाना उसे पसंद था, लेकिन वो सजना संवरना नहीं चाहती थी। आखिर किस लिए ये सब करती। उसका चेहरा ही कुछ ऐसा था कि थोड़े से सजने के बाद और आकर्षक लगने लगता। इसलिए उसने कुछ और किया ही नहीं। वो नीचे आ गई। मासी जी खाली पेट कुछ दवाइयाँ लेती थी, इसलिए वो पूजा में हाथ नहीं बटा सकती थी। विशाखा जी और लीना को तो पूजा में बैठना भी भारी लगता था। वो चित्रलेखा की क्या मदद करती। लास्ट में उन्हें अवारा ही सूझी। अवारा, इधर आओ और जल्दी से कान्हा जी को तैयार करो। मासी जी जल्दी जल्दी बोली। जी। अमारा जल्दी से कहकर काम में लग गई। लेकिन ये क्या, चित्रलेखा ने सारा काम ही अमारा को दे दिया। वो शायद थक चुकी थी बिना कुछ किए। पूजा के लिए भोग बनाना था। मासी जी ने सारी सामग्री चित्रलेखा को सौंप दी और खुश हो गई। भोग चूल्हे पर बनाना था। वैसे तो राजघराने की राजकुमारियां शादी से पहले ही इन सब में निपुण हो जाती हैं, और अब तो चित्रलेखा और वीर के रिश्ते के लिए वीर के बाबा सा ने भी हामी भर दी थी। इसीलिए ये ठाकुर जी की पूजा की विधि वो उससे ही करवाना चाहती थी। उनका बहुत मन था वे उसे ये सब करता देखे। और वैसे भी मासी तो सारा कार्य होने के बाद चित्रलेखा की तारीफों के पुल बांध देना चाहती थी। आधा घंटा बीतने को था। अभी तक चित्रलेखा ने एक भी भोग नहीं बनाया था। खीर, पूरी, हलवा और लड्डू के भोग लगने थे, लेकिन ये क्या, कुछ भी तैयार नहीं था। वे नीचे पूजा में बैठा हुआ था। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। वो इस वक्त पूरी तरह से पूजा में मग्न था। मासी जी भी ध्यान दे रही थी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अचानक से चित्रलेखा की तरफ गया। अभी तक भोग की खुशबू क्यों नहीं आ रही थी। वो जल्दी से रसोई में पहुंची तो देखा घर में काम करने वाली मेड आटा गूंद रही थी और चित्रलेखा आराम से फोन पर किसी से बातें करने में लगी हुई थी। दूसरी मेड लड्डू बना रही थी। मासी जी का पारा चढ़ चुका था। चित्रलेखा, ये सब क्या है। उन्होंने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। चित्रलेखा चौंकी। उसने नजरें घुमाई तो मासी जी को देखा। वो बहुत घबरा गई। वो, मासी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चूल्हा भी नहीं जला पा रही थी, तो ये सब मुझसे कैसे होता। वैसे कुछ देर में सब कुछ रेडी हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। चित्रलेखा दिलासा देते हुए बोले।
सब कुछ हो जाएगा कैसे? इनसे? ये लोग उपवास में हैं क्या? बताओ तुम लोग। मासी जी ने मेड को देखते हुए कहा। नो मैम, हम लोग उपवास में नहीं हैं। ये कहा भी था मैम को, बट इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग करने लगे हैं। तुम लोग जाओ और अपना काम करो, और हाँ, अमारा को भेज देना जल्दी से। मासी जी ने गुस्से से कहा। चित्रलेखा नीचे देखने लगी। नीचे मत देखो, वो लड़की आ रही है और मुझे पता है वो कर लेगी सब कुछ। बस तुम उसके साथ रहो, वो तुम्हारी थोड़ी बहुत ही मदद करेगी, बाकी बनाना तुम्हें ही है। और मैं तब तक यहीं बैठी हूँ। उन्होंने एक कुर्सी ली और बैठ गई। अमारा थोड़ी घबरा गई थी। अचानक से मासी जी ने क्यों बुलाया है? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अमारा इसी उधेड़बुन में आ रही थी। जी मासी जी, अमारा ने धीरे से कहा। तुम उपवास में हो ना? मासी जी ने पूछा। जी, अमारा ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, चूल्हा जलाओ और आटा गूंद लो। पूरिया चित्रलेखा बनाएगी, तब तक तुम बेसन को भूनकर उसे थाली में ठंडा कर देना। फिर चित्रलेखा लड्डू भी बना लेगी। खीर और हलवे में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, वो तो आसान है। चित्रलेखा को देखते हुए मासी जी ने कहा। जी जी मासी, मैं कर लूंगी। चित्रलेखा गुस्से से बोली। उसने अपने गुस्से को मासी जी के सामने दबा लिया था। अमार ने सब कुछ वैसा ही किया, लेकिन अफसोस, चित्रलेखा कुछ नहीं कर पाई। लास्ट में अमारा को ही भोग बनाना पड़ा। सही समय से भोग तैयार था। पंडित जी ने वीर को भोग लगाने के लिए दिया। बेटा, जिन्होंने भोग बनाया है वो भी अब भोग लगाए, क्योंकि ठाकुर जी उनके हाथों से बड़े चाव से खाएंगे। मासी जी ने अमारा को देखा और जाने का इशारा किया। लीना और विशाखा जी तो गुस्से से लाल हो गई थी। वो अमारा को ऐसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। अमारा आगे आई और सिर पर पल्लू ओढ़ लिया। वीर उसे बस देखता रह गया। कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी वो। भोग लगाने के बाद अमारा ने सभी ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया। सभी खुशी से अमारा को आशीर्वाद दे रहे थे। अमारा आज दिल से मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने कई दफा देखा वीर उसे मुस्कुराकर देख रहा था। वो भी उसे देखकर खुश थी। लेकिन अमारा को वीर का मुस्कुराना बहुत भा रहा था। आज का दिन बीत चुका था। अगले दिन अमारा को कॉलेज जाना था, इसलिए वो रेडी हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। उसने क्लासेस अटेंड की, लेकिन आज फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लगातार सुबह से 10 बार उल्टियां कर चुकी थी। वो गार्डन में आकर बैठी हुई थी जब अचानक से उसे उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। वहाँ के स्टूडेंट्स उसे किसी तरह से रेस्ट रूम में लाए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अमारा होश में आ गई थी। क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने पूछा। वो हमें उल्टियाँ हो रही थी सुबह से, अमारा ने कहा। हाँ, हमने देखा ये खून की उल्टियाँ कर रही थी। एक लड़की बोल पड़ी। खून की उल्टी हुई है तुम्हें? डॉक्टर ने उसे चेक किया और कुछ जांच कराने के लिए लिख दी। ये सब जरूरी है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। मुझे तो ये मामला गंभीर लगता है। डॉक्टर ये बोलकर चली गई। अमारा को कुछ समझ नहीं आया। वो ये सब जांच कहाँ करवाती? कौन था उसकी जिंदगी में जिसे उसकी परवाह थी? वो टेस्ट जरूरी थे ताकि अमारा की बीमारी का पता लगाया जा सके, लेकिन अमारा जानती थी कि ये टेस्ट करवाना उसके बस की बात नहीं है। और ठाकुर फैमिली भला क्यों उसके टेस्ट करवाएगी? वो तो दिल से चाहती है कि अमारा से उनका पीछा छूटे। अमारा ने उस पर्ची को बैग में डाला और घर के लिए निकल गई। एग्जाम्स हो गए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों की छुट्टी थी। चलो, जिंदगी ने भी क्या खेल खेला है, शायद वो बुलाना चाहते हैं अपने पास हमें। अमारा घर आ चुकी थी। उसका चेहरा और शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था। अमारा की आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और नीचे लेट गई। आखिर क्या हुआ है हमें? हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है। भगवान, इंसान तो हमसे नफरत करते हैं, कम से कम आप तो दया करें हम पर। अमारा आते ही गहरी नींद में सो चुकी थी। उसका शरीर दिन ब दिन पतला हो चुका था। अब ताकत भी नहीं बची थी उसके अंदर। पता नहीं उसे किस चीज की सजा मिली हुई थी। उधर वीर गार्डन में बैठा हुआ था। उसकी नजरें बस अमारा को ही ढूंढ रही थी, जो कि वहां नहीं थी और ना ही आने वाली थी। वीर उसका इंतजार करता रहा। सुबह हो गई। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। अमार ने छाता लिया और बाहर निकल गई। उसका मन बहुत खराब हो रहा था।
वो खुली जगह पर सांस लेना चाहती थी। चलते हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, लेकिन वो जंगल के सामने पहुंच चुकी थी। वहीं एक बड़े पत्थर पर वो बैठ गई। चारों तरफ ढेर सारे फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगी, बहुत खूबसूरत। अमारे ने उन फूलों पर हाथ फेरा और मुस्कुराती। वीर को आदत थी सुबह और शाम को टहलने की। वो वहीं खड़ा था, उसके हाथ में फोन था, जिससे उसने अमारा के कई फोटो खींच लिए थे। ये वो क्यों कर रहा था उसे भी मालूम नहीं था, लेकिन अमारा की गैर मौजूदगी में वो उसे देखना चाहता था, चाहे उसकी तस्वीर ही क्यों ना हो। तुम पागल हो रहे हो उसके पीछे, बता क्यों नहीं देते? आहान ने वीर के कंधे पर हाथ रखा। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी दूर चलकर पत्थर पर बैठ गया। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये मैंने कल ही नोटिस किया है। कल रात भर मैं उसका इंतजार करता रहा। क्यों? पता नहीं, बस उसकी एक झलक को देखना था मुझे। वीर ने कहा, तुम प्यार करने लगे हो उससे शायद। आहान फिर बोल पड़ा। वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान देख गई। पता नहीं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है उसके बारे में। आहान उसे सचेत करते हुए बोला। ओए, लेकिन तेरे प्यार की बात तेरे राजघराने खानदान को पता चली तो समझ रहे हो ना कितना हड़कंप मचेगा। हमारा और तेरी कोई बराबरी नहीं है, ये तू भी जानता है। मासी जी तो उसे अजीब ही नजरों से देखती है। फिर बोला, मुझे शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे बस उसे जानना है, समझना है। कोई तो बात है जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर रखा है। आखिर क्यों वो गुमसुम सी चुप सी रहती है? बारिश तेज शुरू हो गई थी। अमारा धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ने लगी। वीर दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। वो हल्का हल्का भीग चुका था। ऐसे अचानक से वीर के आने पर अमारा घबरा गई। उसने छाते को हल्का हटाया और सामने देखा। सफेद कोट और ब्लू जीन्स में वीर खड़ा था। वो भीग रहा था। बारिश बहुत तेज हो गई। अमार ने जल्दी से छाते को ऊपर कर दिया ताकि वीर भी उसमें आ सके। वे ने छाते को अपने हाथ में लिया और अमारा का हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। वहां चले वरना ये भी उठ जाएगा। वे ने छाते की तरफ इशारा किया। अमारा ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों व्हाइट हाउस के पीछे खड़े थे। वहां बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। वीर बैठ गया। अमारा भी बगल में थी। उसने छाता अभी भी तान रखा था। अब तो ओले गिरने लगे। बाहर रहना सेफ नहीं था, इसलिए दोनों अंदर आ गए। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। अमारे ने घबरा कर वीर को जोर से पकड़ लिया। वैसे भी उसे ऐसे मौसम में डर लगता था। उसकी आंखों के सामने बस संग्राम का चेहरा घूमने लगता। अमार ने घबरा कर वीर की शर्ट को दबोच लिया। उसका सिर वीर के सीने से लगा हुआ था। वीर ने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे रहते हुए। वीर ने धीरे से उसके बाल को सहलाते हुए कहा। कमजोरी की वजह से अमार को नींद आने लगी। ऊपर से वीर बड़े प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। वो धीरे धीरे उससे बातें भी कर रहा था, उसे खुद पर भरोसा दिला रहा था। अमारा गहरी नींद में सोती जा रही थी। उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था। उसे मालूम था वो कहाँ थी, लेकिन वीर के साथ उसे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ अमारा। बताओ क्या प्रॉब्लम है? आखिर क्यों तुम्हें ये सुहानी सी बारिश पसंद नहीं? कितना अच्छा है ये मौसम, तुम भी देखो। वीर ने सामने रखे पॉट से एक गुलाब का फूल लिया और अमारा के बालों में लगा दिया। अमारा लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे घबराहट हो रही थी। वो कुछ बताना चाहती थी वीर को, लेकिन उसकी सांस उखड़ रही थी। वीर ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। अमार ने 2 घूंट पानी पिया और उसकी बाहों में बेजान सी लुढ़क गई। उधर अमेरिका में एक लंबी लड़ाई के बाद संग्राम ने फैसला किया था कि वो अब अपने घर लौटेगा। फिलहाल उसे अनीका से रिश्ता खत्म करना था। रोज रोज की लड़ाई से वो तंग आ चुका था। संग्राम ने फिलहाल अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। अनीका उससे गुस्से में बोली, सैम, तुम्हें जो करना है कर लो। डिवोर्स तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ज्यादा मुश्किल नहीं है एनी, बस ये एक्सेप्ट कर लो कि अमारा मेरे बच्चे को जन्म देगी और मैं जब चाहूँ तब उसके साथ रह सकता हूँ। फिर तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम मेरे साथ रह सकती हो, बोलो मंजूर है तुम्हें? संग्राम ने कहा। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, बोलो और भी लड़कियां हैं, हम सैरोगेसी से कर सकते हैं ये सब। संग्राम हंसने लगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम जेस्टेशनल सैरोगेसी की बात कर रही हो, बट डॉक्टर ने कहा है वो तुम्हारी बॉडी में पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा बचा ट्रेडिशनल सैरोगेसी, तो वो भी सैरोगेट मदर का और मेरा होगा, ना कि तुम्हारा। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? दोनों ही चीजें फेल हो चुकी हैं तुम्हारे कारनामों की वजह से। मैं अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को क्यों बर्दाश्त करूं 9 महीने, जब मेरी पहली बीवी मेरे पास मौजूद है? तो सब कुछ फिजिकली फिर से होगा और अमारा मेरे बच्चे की माँ बनेगी, समझी? तुम बस अमारा अमारा क्यों चुपते रहते हो? भूल जाओ उसे। 2 साल होने को है, वो 18 की होगी और निकाल देंगे उसे सभी। संग्राम ने उसके गालों पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी गलत फहमी है बेबी, वो मेरी जिंदगी से कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। इधर अमारा गहरी नींद में थी, बहुत ही सुकून से। वीर ने हल्के से उसके गाल को थपथपाया, लेकिन अमारा चुप रही। करीब 20 मिनट गुजर चुके थे। वीर की भी पलकें भारी हो रही थी। वो सोफे पर बैठा हुआ था। अमार ने उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था। बादल अभी भी गरज रहे थे। जब अमारा की नींद खुली, वो चौंक कर उठ गई। वीर ने अमारा की तरफ देखा। शायद तुम्हें नींद आ गई थी, तुम ठीक हो ना? वीर ने पूछा। हम्म। अमार ने खुद को संभालते हुए कहा। उसे चक्कर आने लगे थे। वो उठी, लेकिन फिर से सिर पकड़ लिया था उसने। बाहर बारिश कम हुई थी। वीर ने उसे भी घर पहुंचाया। वो दोनों घर आ गए। अमार ने थोड़ा सा खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। वीर अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने ढेर सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। तभी अरिजीत जी उसके कमरे में आ गए। वीर भी उनसे कुछ बातें करने लगा। वो सारी बातें बिजनेस संबंधी ही थी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो रजतपुरा में भी एक रिजॉर्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वीर से उन्हें इस सब का अच्छा खासा तजुर्बा मिला था। शुरुआत में तो वीर को रजतपुरा के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अचानक ही उसे याद आया, अमार ने इस जगह का जिक्र किया था, वो वहीं से तो थी। आप वहीं क्यों रिसोर्ट बनाना चाहते हैं? आई मीन और भी तो टूरिस्ट स्पॉट हैं यहाँ, तो यहीं के बारे में सोचिए, वो कुछ अलग लोकेशन नहीं हो जाएगा? वेद ने कहा। वो अरिजीत जी से कुछ कुछ जानना चाहता था हमारा के बारे में। अरिजीत जी बोले, और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तो मेरे फादर और मदर रहते हैं, उनकी हवेली है। मेरा तो ख्याल है उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें भी यहाँ मुंबई में ले आऊं, लेकिन फिलहाल हम बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर रहते हैं, इसलिए, वरना वो हमारे साथ ही होते। वैसे हमारे प्रोजेक्ट को 2 साल होने को है, तो मेरा बेटा भी अमेरिका से आ जाएगा। यहाँ कुछ महीनों का काम है, फिर तो मुंबई में ही हमारा बिजनेस सेटल हो जाएगा। अब विदेशों में भी अच्छी खासी चर्चा है संग्राम की कंपनी की, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। रजतपुरा में आप लोग रहते थे पहले, एम आई राइट? वीर ने अंधेरे में तीर चलाया। अरिजीत जी बोले, रजतपुरा नहीं, एक्चुअली 1.5-2 साल पहले ही हम गए थे छुट्टियों में बस, और जल्दी आना जाना नहीं होता है हमारा। अरिजीत जी जबरन मुस्कुरा दिए, क्योंकि वहां से इस बार कुछ यादें भी तो साथ आई थी। वीर बोला, वैसे हमारा भी तो रजतपुरा से है, वो आपके रिश्तेदार है शायद, क्योंकि अनजान लोग तो इस होटल में नहीं रह सकते। अरिजीत जी बोले, नहीं, वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो वहाँ के एक मामूली से आदमी की बेटी है जो कि फूल की दुकान चलाता है। उसे हमने बस मजबूरी में रखा है, इतना ही समझ लीजिए आप। वेर ने और अंदर की बात निकालने के उद्देश्य से गंभीर होकर पूछा, लेकिन उसकी कोई भी पहचान हमारे पास नहीं है, तो हम उस पर कैसे भरोसा कर लें? वो हमारे बीच रह रही है। अरिजीत जी बोले, हाँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, बस कुछ महीने और वो 18 की हो जाएगी, फिर उसे यहाँ से जाना होगा। आप फिक्र ना करें, फिलहाल मैं चलता हूँ। अरिजीत जी का मन खराब हो चुका था अमारा का नाम सुनकर। वीर समझ नहीं पा रहा था, आखिर क्या रिश्ता है ठाकुर फैमिली का अमारा से। मतलब क्यों वो मजबूरी में उनके साथ है और ये उसे रख रहे हैं, और कुछ महीनों में वह 18 की हो जाएंगी, फिर वो कहाँ जाएंगी? वो समझ नहीं पाया, आखिर एक मामूली से फूल वाले की बेटी से क्या मतलब था उनका। वीर का दिमाग उलझा हुआ था इन सब में। जब दरवाजे पर दस्तक हुई,
वीर ने दरवाजे की तरफ देखा। चित्रलेखा खड़ी थी। वीर का मूड खराब हो गया। थोड़ी देर पहले ही वो उलझा हुआ था ठाकुर फैमिली की बातों से। अब ये चित्रलेखा के हाथों में 2 कॉफी का मग था। उसने बिना कहे उसे टेबल पर रखा और बैठ गई। मैं काम कर रहा हूँ, वीर ने अपना ध्यान फाइल्स में लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं बस बैठूंगी, आप अपना काम कीजिए। लेकिन ये कॉफी पीते हुए उसने कॉफी का मग जबरदस्ती उसके हाथों में पकड़ा दिया। वीर को ना चाहते हुए भी वो लेना पड़ा। करीब आधे घंटे तक चित्रलेखा वहां रही। वो बस वीर को देखती रही। लेकिन वीर ने जिसे कसम खा रखी थी वो एक बार भी ऊपर नहीं देख रहा था। उसने चित्रलेखा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रात होने वाली थी। वीर के पैरों में दर्द हो रहा था बैठे बैठे, और सिर में भी। वो बातों में उलझा हुआ था। उसकी नजरें अमारा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि अमारा बीमार थी। लेकिन ये क्या, अमारा हॉल में सफाई कर रही थी। मासी जी वहीं बैठी हुई थी। कोई भी अमारा को देखकर समझ सकता था कि वो काफी बीमार थी। उसकी आंखें पीली नजर आने लगी थी। शरीर पीला पड़ चुका था। वो देखती भी थी तो उसकी आंखें बीच बीच में बंद होने लगती थी। अमारा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। उसने सामान रख दिया अच्छे से। सब कुछ हो गया मासी जी, अमारा ने आकर कहा। हाँ तो जाकर किचन में काम करो, और सुनो, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी। वो किचन की तरफ बढ़ गई। वीर भी नीचे आ गया। वो भी मासी के सामने बैठ गया। अमारा ने मासी जी को चाय दी। आपके लिए कुछ लाएं? अमारा वीर को देखते हुए बोली। नहीं। वीर उसे गौर से देखते हुए बोला। सुनो, वीर ने फिर से कहा। जी। अमारा पलट गई। मेरे कमरे में फाइल्स बिखरी हुई हैं, उन्हें समेट दो। जी। अमारा ने धीरे से कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद वीर अपने कमरे में पहुंचा। अमारा सारी फाइल्स एक जगह इकट्ठा कर चुकी थी। वीर ने सारी फाइल्स उठाई और एक ही बार ड्रॉर में डाल दी। तुम यहाँ बैठो, वीर उसे सोफा दिखाते हुए बोला। नहीं, अमारा नीचे ही बैठ गई। हम ऊपर नहीं बैठ सकते, कितनी बार कहें आपसे। वीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी तरफ देखता रहा। अमारा की आंखें बंद हो रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे घर के बारे में, वीर ने कहा। घर के बारे में सुनकर अमारा उसे देखने लगी। क्या हुआ है वहाँ? सब ठीक है ना? आपको कोई फोन आया था क्या? हमारे बाबा ने फोन किया था क्या? अमारा ने जल्दी जल्दी कहा। पता नहीं, शायद तुम्हारे बाबा ही थे, लैंडलाइन पर फोन था उनका। तुम्हें बात करनी है क्या? वो मोबाइल निकाल कर उसके सामने देते हुए बोला। हाँ। अमार ने फोन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन फिर वो रुक गई। वीर ने पूछा। क्या हुआ? करो बात, तुम्हें नंबर तो याद होगा ना? हम बाद में बात कर लेंगे। अमारा ये बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वीर को कुछ समझ नहीं आया। वो एक पल कितनी खुश हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसे क्या हो गया था? आखिर क्या वजह थी ऐसी? अमारा अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया और ज़मीन पर बैठ गई। क्या हुआ होगा माँ? आखिर क्यों ने हमारी याद आ गई अचानक से? 2 दिन बीत चुके थे। सर्दियों का मौसम था। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी मनाली में। होटल में भी बहुत भीड़ लगी होती। हमेशा वो फुल ही होता। वीर इन दिनों अच्छा खासा बिजी था, लेकिन अमारा को देखना, उससे बातें करना, इन सब के लिए उसे अगर टाइम निकालना पड़े तो वो ये भी करने के लिए तैयार था। लेकिन अमारा ज़्यादातर चुप ही रहती थी। अमारा अपने कॉलेज में थी। वीर किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। वीर ने लापरवाही से फ़ोन उठाया, क्योंकि फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। लेकिन ये क्या? वो उधर से सारी बातें सुनने के बाद जल्दी से कार में बैठा और रवाना हो गया। आखिर क्या हुआ था जो वीर इतना घबरा गया था? कुछ देर पहले अमारा स्कूल में बैठी हुई थी। आज रिजल्ट का दिन था। अमारा के हाथों में उसका रिपोर्ट कार्ड था। अमारा चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी। पलक ने उससे बहुत बार कहा था कि चल पार्टी करते हैं। सभी कैंटीन में थे। जिसके अच्छे मार्क्स आए थे वो सबको पार्टी दे रहे थे। सभी खुश थे। खैर, अमारा के भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पार्टी ये सब करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने सबको ना ही कह दिया।
स्टूडेंट्स उसे चिढ़ाने भी लगे कि वो कंजूस है, लेकिन अमारा जानती थी कि उसकी जिंदगी क्या और कैसी है। वो बाहर बेंच पर बैठी हुई थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने इधर उधर टहलने की कोशिश की, शायद कुछ आराम मिले। पानी पिया, लेकिन कुछ नहीं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ग्राउंड में बर्फ जमा हुआ था जिस पर पैर पड़ा और अमारा गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन लगातार उसे 3 से 4 बार उल्टियां होने लगी। अमारा घबरा गई क्योंकि सफेद बर्फ पर पूरा खून बिखरा हुआ था, उसका खुद का खून। वो घबरा कर वहीं बेहोश हो चुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने उसे देखा और उठाकर अंदर ले आए। उसकी डायरी में किसी का नंबर नहीं था। लास्ट में पलक ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि वो वीर प्रताप सिंह राणा के घर पर ही रहती है। फिर क्या था? प्रिंसिपल ने जल्दी से वीर के पास फोन घुमाया और वीर ने जब ये सुना वो जल्दी से कॉलेज पहुंचा। वीर रेस्ट रूम में आया, वहां देवांश और पलक बैठे हुए थे, साथ में कुछ टीचर्स भी। क्या हुआ अमारा को? वीर ने जल्दी से अमारा के हाथों को थाम लिया। सर पता नहीं अचानक से बाहर गिर गई। वहां बर्फ पूरा खून से लाल हुआ पड़ा था। हमने देखा इसे इतनी चोट भी नहीं आई है, सिर्फ सिर में थोड़ी सी चोट है। वेद ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। उसने झट से अमारा को गोद में उठा लिया। हटो! वो अमारा को हॉस्पिटल ले जा रहा था। वेद ने अमारा को पीछे लिटाया और सीट बेल्ट बांध दिया। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा, जहां तुरंत उसे एडमिट कर लिया गया। वीर बहुत परेशान हो गया था। वो बेंच पर चुपचाप बैठ गया था। फिलहाल अमारा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उसके कुछ टेस्ट भी हुए थे। रात होने को थी। वीर घर नहीं पहुंचा था। साथ साथ अमारा भी। मासी जी वीर के लिए परेशान हो गई थी। अमारा से उन्हें क्या, लेकिन उन्होंने कॉलेज में फोन किया तो उन्हें ये सब मालूम हुआ। दिल पर पत्थर रखकर विशाखा जी और मासी जी हॉस्पिटल पहुंची। वीर चुपचाप बैठा हुआ था। पास ही बेड पर अमारा लेटी हुई थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। वीर ने उसके एक हाथ को पकड़ा हुआ था। वो झुका हुआ था बेड के सामने, अमारा के हाथ पर सिर टिका कर। विशाखा जी ने तो वीर को अजीब नजरों से घूरा। वही हाल मासी जी का भी था। वीर, मासी जी ने कहा। वीर ने सिर उठाया और सामने देखने लगा। वो मासी जी को देखकर चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, और इसे क्या हुआ है? मासी जी अमारा को देखते हुए बोली। पता नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज से फोन आया था कि अमारा बेहोश हो गई है, और जब मैं वहां पहुंचा वो बेहोश थी। उसके सिर पर हल्की चोट लगी थी, इससे खून की उल्टियां भी हुई हैं। मासी जी बोली। ओह, तो बेटा और भी तो लोग थे, तुम्हें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? वीर बोला। मासी, मैं ऐसे अमारा को नहीं छोड़ सकता था। अभी उसके कुछ टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट कल तक आएगी, तब तक वो यहीं रहेगी। ठीक है, तुम चलो अब। और विशाखा जी, इसके परिवार को फोन कर दीजिए, ले जाएंगे इसे ठीक होने पर। मासी जी विशाखा जी की तरफ मुड़ते हुए बोली। विशाखा जी बोली, अरे नहीं, कोई नहीं आएगा इसके परिवार से, उन्हें खुद इसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए हम चलते हैं, सुबह किसी को भेज देंगे, ले आएगा इसे। विशाखा जी ने साफ शब्दों में कहा। वीर बोला, आप लोग जाइए, मैं हूं यहाँ, किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वीर बाहर आ गया। वो समझ चुका था अमारा के आगे पीछे उसे देखने वाला कोई नहीं था। मासी जी बाहर आ गई और बोली, वीर चलो बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, मीडिया को पता चला तो कल न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें होंगी, क्या जवाब दोगे? एक मामूली सी नौकरानी के लिए तुम रात भर हॉस्पिटल में थे। देखो, ये सब एक राजघराने के वारिस को शोभा नहीं देता। वीर मासी जी की तरफ मुड़ा और बोला, क्या बात कर रही हैं आप मासी? और मामूली सी नौकरानी, ये किसने कहा है आपसे? वो नौकरानी नहीं है। हाँ, वो नौकरानी ही है, उससे भी कहीं ज्यादा जहरीली। शायद आप जानते भी नहीं है वो क्या चीज़ है। अगर आज आप यहाँ रहे तो 100 बातें होंगी मिस्टर राणा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। विशाखा जी आकर बोली। वो भी बाहर आ चुकी थी। क्या बकवास कर रही हैं आप? वीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन यह हॉस्पिटल था, इसलिए उसने अपनी आवाज नीचे कर ली थी। हाँ, शायद आप उसे एक मामूली सी लड़की समझते हैं, लेकिन वो नागिन है
जिसने मेरे बेटे को जबरदस्ती करने जैसे मामले में फंसाया और मुझे मजबूरी में उसे अपने साथ रखना पड़ रहा है। विशाखा जी ने दबे स्वर में कहा। वीर को बहुत जोर का झटका लगा जब उसने ये शब्द सुने। क्या? छी छी! मासी जी ने ऐसे कहा जैसे ये कितने गंदे शब्द हों। विशाखा जी जहर उगलते हुए बोली, अरे अभी तो ये हॉस्पिटल में है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बहुत सारी बातें हैं जो इस लड़की और इसके घर वालों ने की हैं हमारी फैमिली के साथ। मेरा इनोसेंट सा बेटा और बहू, सबको इसने खून के आंसू रुलाए हैं। अब क्या कहूँ, आप एक औरत हैं, मेरी बातों को समझ सकती हैं। विशाखा जी और बोलती तभी नर्स ने आकर कहा, अमायरा होश में आ गई है। वीर को मासी जी ने रोक लिया था। अमायर ने उल्टियां की थी जिसकी वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। अभी भी जैसे ही उसे उठाया गया उसने उल्टी कर दी थी। उसके कपड़े भीग गए थे सीने के पास से। वीर को अमायरा दिख रही थी। वो सामने ही बेंच पर बैठा हुआ था। नर्स कॉटन से उसके सीने के पास साफ कर रही थी। जब उसके जले हुए निशान दिखने लगे, वीर ने गौर से देखा। ये निशान तो क्या ये सब उसे तब मिले जब उसके साथ कोई हादसा हुआ था? वीर ने सोचते हुए आंखें सिकोड़ी। वीर वहीं रहा, वो कहीं नहीं गया। लेकिन मासी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो भी वहीं रही। विशाखा जी घर आ गई थी और उन्होंने सारी बातें अजित जी और लीना को भी बता दी थी। ये लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना होगा, अरिजीत जी ने कहा। हाँ, अगर संग्राम की सच्चाई खुली तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। मैं नहीं चाहती आपके और मेरे बेटे के बिजनेस में कोई भी खतरा बढ़ रहा है इस दो कोड़ी की लड़की की वजह से। विशाखा जी कुछ सोचते हुए बोली, मॉम, मैं तो कहती हूँ उसके घर ही भेज दो उसे, उसकी फैमिली के पास। हाँ, कुछ पैसे देने होंगे, आप बोल देना कहीं ढूंढ के इसके लिए कोई लड़का करवा दे शादी उसकी दोबारा। इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, लीना समझाते हुए बोली। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की तो धीरे धीरे हमारे गले की फांस बनती जा रही है। कुछ तो करना होगा इसका। सुबह अमारा की रिपोर्ट आ चुकी थी। वेद डॉक्टर के चैम्बर में खड़ा था। उसकी आंखें स्थिर थी। फाइल में उसे देखकर समझना बहुत मुश्किल था। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या था? फर्स्ट स्टेज में है हमारा, सेकंड में पहुंच जाती अगर अभी आप उसे हॉस्पिटल नहीं लाते तो। वैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो। ब्रेन ट्यूमर की वजह से कैंसर के भी कुछ चांस हो सकते हैं। हमें और कुछ टेस्ट करने होंगे मिस्टर राणा। बाकी हमने कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन दिए हैं। आगे रिपोर्ट आने के बाद ही बात क्लियर बता पाएंगे। सर्जरी तो होनी ही है, डॉक्टर वीर के सामने बोल रहे थे, लेकिन वीर की आंखें एक जगह स्थिर थी। आप उसे ठीक कब करेंगे डॉक्टर? वीर ने अचानक से कहा। कुछ रिपोर्ट्स आने दीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात मिस्टर राणा, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए। वीर बेबस सा जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। क्या हो गया था हमारा को? अभी तो वीर ने उसे समझना शुरू ही किया था। वो जानना चाहता था उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है और ये सब। क्या विशाखा जी ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है? लेकिन एक शादी लड़की भला ऐसी जिंदगी क्यों जिएगी? उसे इतना ही शौक होता लोगों को फंसाने का तो वो वीर को पहले ही फंसा लेती। नहीं, सब कुछ झूठ है। हमारा ऐसी हो ही नहीं सकती। भला एक 17 साल की लड़की ऐसा कर भी कैसे सकती है? या तो कोई गलतफहमी हुई है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है जिससे हर कोई अनजान है। वैसे संग्राम, जिसे पहली नजर में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो क्या चीज है, वीर किसी पर इतना ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन अमारा के लिए उसे बहुत कुछ याद करना था। तभी उसके दिमाग में विशाखा जी की ये बात भी घूमी। मेरी इनोसेंट सी बहू। अरे कहाँ की इनोसेंट? अनिका, ये लड़की तो वही थी जिसने मुझे थाईलैंड में एक रात के लिए इनवाइट किया था। इनकी बहू ऐसी है और इल्जाम अमारा पर गंदा। वीर सोच ही रहा था कि मासी जी आ गई। वीर बेटा चलो, अब हमें घर निकलना चाहिए। हमारे को डिस्चार्ज करवाना है, वीर ने कहा और बाहर निकल गया। हाँ चलो, जब तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो क्या कहूँ, मासी जी ने भन बनाते हुए कहा। मासी, आप गलत सोच रही हैं उसके बारे में, उसे ब्रेन ट्यूमर है। वीर एक जगह रुक गया।
मासी जी हैरानी से बोली, क्या? ब्रेन ट्यूमर? कैसे? और क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी है, लेकिन ये कंफर्म है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। ऑपरेशन भी जरूरी है कुछ समय बाद। ये फर्स्ट स्टेज है। प्लीज आप कुछ मत बोलना उसके सामने। देखिए, इंसानियत के नाते हमें उसका साथ देना है, उसकी फैमिली जैसी भी हो ठाकुर फैमिली के साथ। बट हम सच्चाई नहीं जानते, इसलिए प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। मासी तो आधे सदमे में थी ये सुनकर। ये कोई छोटी मोटी बीमारी तो नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे ने सारे पेपर्स लिए और अमारा को लेने कैबिन में आ गया। नर्स उसे रेडी कर चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें भी। अमारा के होंठ पूरे सूख चुके थे। वो बिना कुछ बोले बाहर आकर वीर के बगल में खड़ी हो गई। वीर ने उसे सहारा दिया और लिफ्ट के पास ले आया। अमारा कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप धीरे धीरे चलती रही। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे। मासी के इशारे पर एक दो मिनट दौड़ कर आए और अमारा को संभाला। मासी जल्द से जल्द चाहती थी अमारा वीर से दूर हटे। भले ही उसको बीमारी लगी थी, लेकिन जबरदस्ती करने का भी तो उसने इल्जाम लगाया था संग्राम पर। अब किसी तरह से इस लड़की से पीछा छूटे। मासी नहा कर बैठी हुई थी और लगातार सोच रही थी, अब किसी भी तरह से चित्रलेखा और वीर की सगाई करवा दूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अमारा अपने कमरे में नीचे लेटी हुई थी। उसकी आंखें स्थिर थी। बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी वो। तभी एक मेड आई और कुछ सामान देकर चली गई। अमार ने उसे धीरे से उठाया। उसमें दवाई और कुछ खाने की चीजें थी। अमार ने उसे एक साइड में रखा और लेट गई। उसे मालूम हो गया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे, पर उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो कैसे अपना इलाज करवाएगी? उसने अपनी आंखें मूंद ली। शायद हमारा आखिरी समय आ गया है, अब हम जीना नहीं चाहते। उसने सिर को पकड़ लिया, जो कि बेतहाशा दर्द से फटा जा रहा था। आवारा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आवाज नहीं निकल रही थी। वो आंखें फाड़े हुए सामने देख रही थी। शायद कोई आ जाए। वो दर्द से बेचैन हो उठी थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। अमारा उसी तरह दर्द से छटपटाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। वीर ऑफिस में था। उसने मासी को फोन करके पूछा था अमारा के बारे में, लेकिन उन्होंने यही बताया वो खाना खाकर सो रही है। अमारा कमरे से बाहर आई थी किसी तरह से। जब वीर उसे दिखा, वीर उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। अमारा बेचैनी से इधर उधर हो रही थी। तुम ठीक हो? वीर ने पूछा। अमार ने नाम में सिर हिलाया। ये दवाई, इसमें दर्द की दवाई कौन सी है राणा साहब? हमें बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, हम मर जाएंगे। अमारा बोल कर रोने लगी। तुमने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं ली? तुमने कुछ खाया है? बोलो। वीर ने उसे सोफे पर बिठाया। अमार ने नाम में सिर हिलाया। वीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसने तुरंत अमारा को सोफे पर लिटाया और नीचे की तरफ फट गया। अमारा सोफे पर लेट गई। वीर नीचे आया। घर में सभी आराम से सो चुके थे। वीर ने प्लेट ली और खाना निकालकर ऊपर पहुंचा। अमारा की आंखें बंद थी। उसने उसे धीरे से उठाया और खाना खाने को कहने लगा। अमारा बहुत कमजोर थी। वो आंखें भी खोल नहीं पा रही थी, इसीलिए वीर उसे खिलाने लगा। दो तीन कोर खाने के बाद अमार ने नाव में गर्दन हिला दी। वीर ने मेडिसिन निकाली और उसे खिलाई। अमार को रोज के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसे दर्द कम हो, इसलिए वीर ने उसे वो इंजेक्शन दे दिया। अमारा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने जोर से वीर को पकड़ लिया। बस थोड़ा सा दर्द होगा, फिर तुम आराम से सो जाओगी। अमार ने हाथ आगे किया और आंखें बंद कर ली। वीर ने धीरे से उसे इंजेक्शन दे दिया, लेकिन अमारा से ज्यादा उसे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अमारा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। चलो, वीर ने उसे सहारा दिया और उसके कमरे में ले आया। कमरे में हमेशा की तरह बिस्तर नीचे ही लगा हुआ था। अमारा जाकर लेट गई। वीर नीचे फर्श पर करीब आधा घंटे तक बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो वो उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं बता सकता था। जैसा कि विशाखा जी ने कहा, वो अमारा से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते थे। वीर ने अमारा के सिर पर हाथ फेरा। मुझे नहीं मालूम
तुमसे कैसा रिश्ता जुड़ चुका है मेरा, लेकिन चाहते हुए भी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। क्यों? पता नहीं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें कोई तकलीफ हो तो। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी और क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने सहा है और बहुत सहा है। वीर ने अमारा को अच्छे से उड़ाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने अमारा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा सटा दिया था। रात भर वीर को नींद नहीं आई। वो बस अमारा के बारे में सोचता रहा। अमारा आराम से सो चुकी थी। इंजेक्शन और दवाई के असर से उसे नींद आई थी। विशाखा जी ने संग्राम को कॉल किया था। उन्होंने अमारा के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। मॉम, आप हमेशा अपनी मनमानी नहीं कर सकती। आपको अनिका अपनी बहू के रूप में चाहिए, ठीक है, जिंदगी भर रहेगी, लेकिन सच ये है कि वो माँ नहीं बन सकती। और अगर अमारा ठाकुर फैमिली को वारिस देती भी है तो इसमें क्या खराबी है? अब हमेशा मैं आप लोगों की उंगलियों पर नहीं नाच सकता। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। मैं अनिका को डिवोर्स दे दूं या आप मेरी बात मानेंगी? सैम बेटा, अमारा को ब्रेन ट्यूमर है, वो तुम्हें कहाँ से देगी बच्चा, बोलो, विशाखा जी ने साफ शब्दों में कहा। संग्राम ये सुनकर हैरान हो गया। व्हाट, ब्रेन ट्यूमर? विशाखा जी बोली। हाँ, कल ही मिस्टर राणा उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उन्होंने आज ही उसे डिस्चार्ज करवाया और घर लाए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। संग्राम गुस्से में बोला। और आप मुझे ये सब अब बता रही हैं? मॉम, मैं कल आ रहा हूँ, वैसे भी 2 दिनों में मुझे आना ही था। संग्राम घबरा गया था। सैम, कंट्रोल कर बेटा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपनी लाइफ इंजॉय करो, वैसे भी मर जाए ताकि हमारा पीछा छूटे। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? उसे कुछ नहीं होगा। इस घर को वारिस देगी तो सिर्फ अमारा, मुझे उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। संग्राम गुस्से में बोला। अनिका सारी बातें सुन रही थी। वाह, ऑपरेशन भी होना है, और अगर ऐसा हो कि मैं हाँ बोल दूं सैम को कि मुझे उसकी सारी बातें मंजूर हैं, अमारा ही देगी इस घर को वारिस, और फिर ऑपरेशन थिएटर में वो जाए और कभी निकले ही नहीं तो कैसा होगा? वहीं मर जाए और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। इससे अच्छा चांस मुझे मिल ही नहीं सकता। बस एक मौका और अमारा खत्म। ये सोच कर वो खुश हो गई। अमारा सुबह उठी। उसकी नींद देर से खुली। बाहर ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए यहाँ धूप निकलना बहुत मुश्किल था। अमारा फ्रेश हुई और नहा कर बाहर आ गई। वो बाहर इसलिए निकली थी क्योंकि उसका मन बहुत अशांत था, इसलिए बगीचे में टहलने लगी। तुम ठीक हो? वीर ने पूछा। वो पहले से ही वहां मौजूद था शायद। अमारे ने नजरें झुका रखी थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ खाया तुमने? मेडिसिन भी लेनी है? हम ले लेंगे। सॉरी, अमार ने जल्दी से कहा। किस लिए सॉरी? वीर उसे गौर से देखता हुआ बोला। अमारा बोली, वो हमारी वजह से आपको कॉलेज से फ़ोन आया था और आपको परेशानी हुई इसलिए। वीर ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अमारा वीर को देखती रह गई। वीर उसके हाथ को पकड़कर ले जा रहा था। वो दोनों होटल के पीछे वाले रास्ते पर थे, जहाँ बहुत गहरी खाई थी। वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। वीर उस पर बैठ गया। तुम घर जाना चाहती हो या फिर अपनी फैमिली से बात करनी है तुम्हें? देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अमारा कुछ देर वीर को देखती रह गई, फिर उनके गले से बोली, नहीं, हमारी कोई फैमिली नहीं है। अगर है भी तो उन्हें हमारी अर्थी से मतलब है, जिंदा रहने से नहीं। राणा साहब, देखिए, आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हम कुछ नहीं चाहते। हमारे 18 साल के होने में बस 1 महीना बाकी है। फिर तो हमें कहीं आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होगी। हम चले जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करना चाहते बस। अमार ने सिर नीचे झुका लिया। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन वो अमारा को ऐसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। अमारा वहां से घर की तरफ चल दी। वीर वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। अमारा अंदर आई तो सभी नाश्ता कर चुके थे। उसे भी खाना दे दिया गया। वो वहीं बैठकर खा रही थी। वीर अंदर आ रहा था। उसके सिर में दर्द होने लगा था, इसलिए उसने कॉफ़ी पीने के बारे में सोचा। जब उसकी नज़र अमारा पर गई,
वो किचन के पीछे वाले दरवाजे के पास बैठकर खा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस पेट भरने के लिए खा रही थी। बाकी उसे खाने में क्या दिया गया, स्वाद से कोई मतलब नहीं था। अमार ने खाना खाया और सिंक में बर्तन धोने लगी। 2 दिन गुजर चुके थे। अमारा वीर के ज्यादा करीब भी नहीं होती। जहाँ वीर होता वो वहां से हट जाती। इसके पीछे का कारण मासी जानती थी, जिन्होंने अमारा को कमरे में बुलाकर कह दिया था कि वो वीर से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी उसकी जिंदगी बेकार थी, अब उससे भी ज्यादा बुरा क्या होगा भला। लेकिन वीर, उसे भला कौन समझाता। वो खुद के सामने मजबूर था। अमारा से दूरी उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो हमेशा अमारा पर नजर रखता। उसे किसी भी परेशानी से बचाने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता। तीसरे दिन की सुबह विशाखा जी बहुत खुश थी। लीना भी उछल रही थी। इतनी खुशी किस चीज की, मासा जी ने कहा। अरे, मेरा बेटा आ रहा है, विशाखा जी ने खुश होकर कहा। कुछ ही देर में वहां एक BMW कार आकर रुकी और उससे उतरा ठाकुर संग्राम सिंह। विशाखा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वीर के ही होटल में संग्राम और अनीका की बुकिंग थी, क्योंकि जहां वीर रहता था वहां और किसी को ठहरने की इजाजत नहीं थी। वैसे भी अनीका वीर के सामने ठहरना भी नहीं चाहती थी। फिलहाल विशाखा जी संग्राम को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। उनका सामान होटल पहुंच चुका था। लीना ने जल्दी से अनीका को गले लगाया। वो दोनों बहुत खुश हुई साथ में। अमारा किचन में थी। उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो गर्म पानी ले रही थी, साथ साथ वीर के लिए कॉफी भी बना रही थी, क्योंकि वीर ने उससे कहा था। वीर उसे जब ठीक देखता तो उसे कॉफी लाने को कहता, ताकि उसे कुछ देर देख सके, उससे बातें कर सके। वीर को बहुत अच्छा लगता था जब अमारा उसके लिए कुछ बनाती थी। वह बस अमारा को खुश देखना चाहता था, चाहे वो कैसे भी हो। अमार ने कॉफी का कप एक हाथ में ले रखा था। वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वे नीचे की तरफ ही आ रहा था जब उसका फोन बजने लगा और वो बातें करने लगा कॉरिडोर में ही। अमारा आराम से आ रही थी, इस बात से बेखबर कि बहुत बड़ा खतरा उसकी जिंदगी में फिर से लौट आया था। वो लौट आया था जिससे अमारा दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी। वीर बातें कर रहा था जब उसकी नजर अमारा पर पड़ी। वो ऊपर ही आ रही थी। वीर उसे ही देख रहा था और टहल भी रहा था। संग्राम सीढ़ियों की बगल में खड़ा था। उसे अमारा देख गई थी। अमार ने पीले रंग का फुल बाजू सूट पहन रखा था और कंधे पर सफेद रंग की चादर। उसने बालों को ढीला गूंदा कर चोटी बनाई हुई थी। वो मासूम तो थी ही, संग्राम उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। कितने दिनों बाद वो उसे देख रहा था। उसकी नजरें उसके शरीर पर थी, जैसा कि वो अमारा से चाहता था। बस उसका कोमल जिस्म कुचलना। वो आराम से उसे देख रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। वो चाहता था अमारा की नजर खुद संग्राम पर जाए। अमारा नीचे देखते हुए आ रही थी, लेकिन अचानक वो रुक गई। मन में अचानक बहुत सारा डर समाने लगा। वो सामने देखकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें फैली हुई थी। अमारा के हाथों से कप नीचे गिर गया डर से। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। वो कांप रही थी डर से। सामने खड़ा संग्राम अचानक से मुस्कुराया। अमारा रोने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वीर को कुछ समझ नहीं आया कि अमारा कहाँ रह गई। उसने रेलिंग से झांक कर देखा तो सामने संग्राम खड़ा था और अमारा ठीक उसके आगे खड़ी थी। कप नीचे पड़ा हुआ था और अमाया डर कर रो रही थी। वो जल्दी से संग्राम के सामने से भागी। अमारा सीधा अपने कमरे में घुस गई। वीर एकटक उसे देखता रहा। फिर उसने संग्राम को देखा, जो कि जाते हुए अमारा को ही घूर रहा था। संग्राम मुस्कुराया। वीर समझ गया था अमारा उससे डर गई थी, लेकिन संग्राम को यूं मुस्कुराता हुआ देखकर वीर को कुछ समझ नहीं आया। वीर अमारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। वहां से एक बालकनी निकलती थी, जहां से एक विंडो अमारा के कमरे का था, जो कि खराब था। वो अच्छे से लगता नहीं था। वीर ने झांक कर देखा, अमारा दरवाजे से सटकर बैठी हुई रो रही थी। उसने अपने घुटनों को समेट रखा था और उस पर दोनों हाथ रखकर चेहरा छिपाकर रो रही थी। अमारा, वीर ने खिड़की से कहा तो अमारा उधर देखने लगी। डोर ओपन करो, मुझे कुछ बात करनी है, वीर ने थोड़ी सीरियस मूड में कहा। अमारा ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोल दिया।
वीर ने 1 मिनट तक उसे देखा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामा और प्यार से बोला, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? अमारा नीचे देखती नहीं। वीर ने फिर से प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम मुझसे क्यों डर रही हो? देखो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अमार ने वीर को देखा। हम सबकी नज़रों में बहुत गलत है राणा साहब। मासी जी भी कहती है हमें आपसे दूर रहना चाहिए, इसलिए हाथ जोड़ते हैं आप चले जाइए। हमारी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? हम अब किसी की कोई भी बात नहीं सुन सकते। जो हमने सोचा भी नहीं वो हमें बोला गया है। हम अपवित्र हैं। अमारा रोती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई। वो वीर के सामने नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि संग्राम आ चुका था और मासी ने वीर से अमारा को दूर रहने के लिए कहा था। अब अमारा के साथ क्या होना था ये अमारा भी नहीं जानती थी, क्योंकि संग्राम जिस बेशर्मी से अमारा को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो जानती थी उसके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन अमारा ने फैसला कर लिया था कि अगर संग्राम ने उसे फिर से छुआ तो वो होटल के पीछे खाई में कूदकर अपनी जान दे देगी, लेकिन खुद को संग्राम के आगे नहीं परोसेगी। संग्राम के दिए हुए दर्द और घाव को वो कभी नहीं भूल सकती थी, और वीर वो जानती थी वीर उसकी परवाह करता है। अमारा के दिल में भी वीर के लिए बहुत इज्जत और सम्मान था। वो उससे प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन भरोसा वो बहुत था उसके अंदर वीर के लिए। वो जानती थी इन दिनों वीर उसकी तकलीफों को बहुत अच्छे से समझता था। उसे समझ भी आने लगा था वीर के दिल में अमारे के लिए कुछ पनप रहा था। लेकिन अमारा चाहती थी जो कुछ भी हो वो सब वीर भूल जाए। अमारा की परवाह करना, अमारा का ख्याल रखना, वीर सब कुछ छोड़ दे और उससे दूर हो जाए, क्योंकि अमारा उसके लायक नहीं थी। एक बार नहीं कई बार संग्राम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ऐसी लड़की को भला क्या हक है एक राजकुमार के बारे में सोचे जो कि राजघराने का इकलौता राजकुमार है। अमारा ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अमारा छत पर थी। हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ी भीग रही थी। मासी जी ने आज डिनर पर संग्राम और अनिका को भी इनवाइट किया था। उनकी नज़र में अब विशाखा जी और उनकी फैमिली बहुत आदर्श हो चुकी थी। आखिर उन्होंने एक ऐसी लड़की को पनाह दी थी जिसने उनके भोले भाले बेटे पर घिनौना इल्जाम लगाया था। वीर नीचे आ चुका था। संग्राम ठीक उसके बगल में बैठा था। संग्राम ने हेलो हाय कहा और चुप बैठ गया। संग्राम को पता था ये वही वीर है जिसे अमारा की परवाह रहती है। वीर बीच से उठना नहीं चाहता था, लेकिन संग्राम और अनिका को देखना उसे भारी पड़ रहा था। इसलिए उसने फोन का बहाना बनाया और उठकर छत पर चला गया। मासी और चित्रलेखा वीर को देखती रह गई, लेकिन वीर वहां से जा चुका था। वीर छत पर आया तो उसे सिसकियों की आवाज आई। वो समझ चुका था वहां अमारा थी। वीर साइड में आया तो अमारा बैठकर रो रही थी। वीर भी वहीं बैठ गया। उसने अमारा का चेहरा उठाया और बोला, क्यों रो रही हो तुम? प्लीज मुझे बताओ। अमारा शायद बहुत देर से रो रही थी। उसने वीर के हाथों को जोर से पकड़ा और उस पर अपने सिर को रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने वीर के दोनों हाथों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। जब से संग्राम आया था वो डर रही थी। वीर ने उसके सिर को सहलाया और उसे गले से लगा लिया। अमारा को वीर ने जोर से गले लगा रखा था। अमारा लगातार रो रही थी। वीर ने उसके सिर को सहलाया और उसे चुप करवाने लगा। अमारा कुछ देर ऐसे ही रही, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो वीर के गले लगे हुई थी। अमारा झटके से उससे अलग हो गई। हमें माफ कीजिएगा राणा साहब। उसने आंसू पोंछे और नीचे की तरफ जाने लगी, लेकिन वीर ने उसका हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, मुझे बताओ अमारा, क्या बात है? देखो, मैं हद से ज्यादा परेशान हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना रो रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? अमारा बोली, कुछ नहीं, आपने खाना खाया? अमारा बात बदल कर सब कुछ टालना चाहती थी। वीर बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम बताओ पहले मुझे क्या बात है अमारा। देखो मुझे सब जानना है, कोई बात है और बात छोटी मोटी नहीं है, तुम बताओ। वीर बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। अमारा बोली, हम नहीं बता सकते, ये सब हमारा पारिवारिक मसला है, हम किसी गैर को नहीं बता पाएंगे।
अमर ने बोलते हुए आंखें मूंद ली। वो वीर को खुद से नफरत करवाना चाहती थी ताकि वीर उसे गलत समझे और उससे बात करना छोड़ दे। वीर बोला, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बताओगी? वीर ने आकर उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और उसे खुद के करीब किया। अमारा बोली, हमने कहा ना, और आप क्यों नहीं समझते? हम नहीं बताना चाहते, ना ही हम ऐसे अकेले में आपके साथ रह सकते हैं। लोग बहुत गलत सोचेंगे हमारे बारे में, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अमारा बोल कर नीचे जाने लगी तो वीर बोला, गलत? क्या गलत समझेंगे? और जिसे जो समझना है समझने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे आंसुओं से फर्क पड़ता है। तुम्हें मैं ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता। 1 मिनट के लिए अमारा वीर को देखती रह गई। उसका दिल किया सब कुछ बता दे वीर को, और उसके गले लग कर खूब रोई। लेकिन वो ये कैसे भूल गई उसके साथ क्या क्या हुआ था? भला एक ऐसी लड़की सपने कैसे देख सकती है? अब हम वीर को दे भी क्या सकते हैं? हमारा सब कुछ तो सम्राट ने हमसे छीन लिया। क्या है हमारे पास? अमारा अब जल्दी से वहां से निकल गई और वीर उसे देखता रह गया। अमारा कमरे में आकर बंद हो चुकी थी। संग्राम ने खाना खाया और विशाखा जी के कमरे में आ गया। उसे मौका चाहिए था अमारा से मिलने का, लेकिन अफसोस उस रात उसे कोई मौका नहीं मिला। वो होटल में अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसकी अमारा को पाने की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। आगे क्या होगा? संग्राम आगे क्या करने वाला है? क्या वीर अमारा को संग्राम से बचा पाएगा? क्या वो अमारा का सच जान पाएगा? क्या वीर अमारा का सच जानने के बाद उसका साथ दे पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।